उसको भी आजादी कैसे एक हद तक ले ली है हमास ने ऑलरेडी, ये इजराइल के जनरल ने कहा। अच्छा, दूसरी बात, अंत में हमास ने आज सारे इजरायली कैदी नहीं, जो पहले से तय था 3 इजरायली कैदी छोड़े। और क्यों छोड़े? इसलिए छोड़े क्योंकि थर्सडे से लेके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिनों में इजराइल ने भारी मात्रा में एड अलाउ कर दी। इजराइल झुक गया, नेतन्याहू झुका। और देखिए ट्रंप की यहां तक बात है, ट्रंप ने जो पहले भी डिस्प्लेसमेंट की बात कही थी वो सीरियसली लेने वाली बात नहीं, क्योंकि ट्रंप देखिए अपने देश में डीप स्टेट से लड़ रहा है, वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से लड़ रहा है, उसकी जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि उसको इतना परेशान किया इन लोगों ने। जो बाइडेन, बाराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जिसको मुस्लिम भी समझते थे कि वो उनके प्रति सिंपैथेटिक है, बाद में सामने आया कि यही लोग असली कम्युनल है, असली फैसिस्ट है, इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम पूरी दुनिया में करवाया, उसके पीछे यही लोग है। पूरा जॉर्ज बुश का नियोकॉन एजेंडा हिलरी क्लिंटन, बाराक ओबामा और बाइडेन ने अपना लिया था। और इन लोगों ने ही देखिए गद्दाफी को मारा, इन्होंने ही सीरियन सिविल वॉर कराई, इन्हीं लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो और ये मतलब इजराइल को पूरी तरह से आगे बढ़ा। अभी जो युद्ध हुआ उसमें बाइडेन ने कितनी मदद की इजराइल की। हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। क्या कुछ हो रहा है फिलिस्तीन गाजा में, क्योंकि आज डेडलाइन सैटरडे, और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि आज जो कुछ घटित हुआ गाजा में उसका असर सीजफायर पर भी पड़ेगा। आने वाले वक्त में गाजा के को किस तरह से रिबिल्ड किया जाएगा उस पर भी पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कहते आ रहे हैं अब तक उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख सैटरडे 15 तारीख, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन। क्या कुछ हुआ है, कैसे देखें, और इसके आने वाले वक्त पर क्या कुछ असर होने जा रहा है। अमरीश मिश्रा जी हमारे साथ, उनके साथ चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमरीश जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो आज की डेडलाइन थी, क्या हुआ? क्योंकि इस बात की शंका थी कि अगर आज की तारीख में एक्सचेंज नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर मामला सीजफायर के टूटने तक और उससे आगे तक पहुंच सकता है। ट्रंप का बयान तक आ गया और ट्रंप ने अपने आने वाले जो गाजा को लेकर प्लान है उनके दिमाग में, उस तक का जिक्र कर दिया। क्या कुछ हुआ है? मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली हमास लगातार जीत रहा है और आज उसकी जीत पे मोहर लग गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछला एक्सचेंज था, मैं एक बार उसके पहले क्लियर कर दूं कि सीजफायर जो हुआ ये 19 जनवरी को साइन हुआ, जिसमें हमास और इजराइल और कतार सबके सिग्नेचर हैं बकायदा। तो वो उसमें 3 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज जो है 42 दिन का, रफली समझ लिए 19 जनवरी से 2-3 मार्च तक का। इस फर्स्ट फेज में ये था कि इसमें जो हमास करीब 33 इजरायली कैदी छोड़ेगा और उसके मुकाबले जो इजराइल है वो फिलिस्तीन के जो स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं इजरायली जेलों में, उनमें से करीब 1600 से 1700 छोड़ेगा। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फेज तक ये चीजें चली। सिक्स्थ फेज में आके एक हो गई, क्योंकि देखिए आज शनिवार है, मंडे को, यानी आज 15 तारीख है, तो आप मंडे कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका ये 13 सैटरडे हुआ, ये सॉरी 13 थर्सडे हुआ, फिर आपका 11 ट्यूसडे हुआ, तो 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को मंडे, उस दिन हमास का एक बयान आता है और हमास कहता है कि इजराइल ने सीज फायर एग्रीमेंट पे इजराइल लागू नहीं, ठीक से उसकी हर शर्त को लागू नहीं कर रहा है। अब सवाल आया लोगों के दिमाग में कि क्या लागू नहीं कर रहा है, 5 फेज तो हो गए, उन 5 फेजों में करीब 16 इजरायली कैदी हमास ने छोड़े और 767 पैलेस्टीनियन फ्रीडम फाइटर्स ये इजराइल ने छोड़े। ये एक और रेशियो भी ये लगभग सही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन रेशियो वही है कि जो पहले कहा गया था वही रेशियो है। तो अब सवाल यहां पर ये आया कि भाई जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो अब कौन सी बात। तो हमास ने उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, हमास ने कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, जो एड अंदर आनी थी, 600 ट्रक डेली, जितनी तबाही गाजा की हुई है, और इस तबाही को तो ट्रंप भी कह चुके हैं, हालांकि उसको दूसरा मोड़ दे दिया, लेकिन तबाही तो वो भी स्वीकारते, सब स्वीकारते। तबाही के लिए उसके जो एड आनी थी, 600 ट्रक रोज आनी थी 19 जनवरी के बाद, 2 लाख टेंट्स आने थे, 60,000 मोबाइल होम्स आने थे। ये जो सारा एक जो था उसका केवल 5 से 10% फुलफिल हुआ है।
तो हमास ने कहा हम शनिवार को जो हमें 3 कैदी और रिलीज करने हैं, 16 हम कर चुके हैं। अच्छा, 16 प्लस 5 थाई नेशनल भी रिलीज हुए हैं, तो उनको लेकिन हम उसमें नहीं गिना जाता इजरायली, उसमें वो एक म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह में आए थे, तो वो एक अलग हो गया। 16 तो ये जो 3 आज रिलीज करने थे, हमास ने मंडे को कह दिया था कि हम रिलीज नहीं करेंगे जब तक ह्यूमैनिटेरियन एड और रेट्रोएक्टिवली इजराइल इंप्लीमेंट ना करे, यानी इन रिट्रोस्पेक्शन जो पहले नहीं हुआ है वो भी इंप्लीमेंट करे। अब इसको लेके बवाल हो गया, इसको लेके इजराइल भी वो हो गया, कह रहे ये कैसी बात है, और ह्यूमैनिटेरियन एड तो हम भेज रहे हैं ये वो, जबकि कुछ मतलब जैसे मैंने कहा 5 से 10% केवल ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल भेज रहा था। अब जो पूरी सिचुएशन आ गई, जब ये मामला फंस गया तो ट्रंप ने बयान दे दिया कि सरहद तक सारे इजरायली कैदी छूटे, सारे इजरायली कैदी छूटे, वरना गाजा में ये कहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ट्रंप के स्टेटमेंट को हम लोग बाद में डिकोड करेंगे। नेतन्याहू ने कड़ा रुख ले लिया, सेना तैयार हो गई, इजराइल कैट्स डिफेंस मिनिस्टर बवाल पूरा अपना उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में टाटा खुश, हमास ने आज सारे इजरायली कैदी नहीं, जो पहले से तय था 3 इजरायली कैदी छोड़े। और क्यों छोड़े? इसलिए छोड़े क्योंकि थर्सडे से लेके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिनों में इजराइल ने भारी मात्रा में एड अलाउ कर दी। इजराइल झुक गया सब कुछ होते हुए। आप देखिए 600 ट्रक डेली आने की बात थी, वेडनेसडे से 801 ट्रकें आ रही हैं, 800 900, मतलब जो पहले का गैप है उसको भी इजराइल पूरा कर रहा है। जो हैवी इक्विपमेंट रबल को साफ करने वाली बड़ी बड़ी जो ट्रकें थी जो इजिप्ट से आ रही थी वो आना शुरू हो गई हैं, टेंट्स आना शुरू हो गए हैं, सारी के सारे मोबाइल होम्स आना शुरू कर रहे हैं। दुनिया अवाक है कि ये हो क्या गया। ट्रंप और नेतन्याहू ने पूरी अपनी ताकत लगा दी और हमास नहीं झुका, अंत में इजराइल को झुकना पड़ा। और इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, ये तो इतमार बिन गिवर बोल रहा है, जो इजराइल का राइट विंग है वो बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये तो पूरा सरेंडर है, और यहां तक की हिम्मत नहीं हुई, जबकि कल ही इतमार बिन गिवर ने कह दिया था कि नेतन्याहू की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई। और इतमार बिन गिवर सरकार का हिस्सा था, रिजाइन उसने किया जब सीज फायर डील हुई। उसने कहा कि इतनी भी हिम्मत नहीं इन लोगों की कि कम से कम एक लेटर लिख देते हमास को कि 3 से ज्यादा संख्या बढ़ाओ। इतनी भी इनकी औकात नहीं, और सच में इनकी औकात नहीं। अच्छा देखिए, अब लोग सोचेंगे ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, गाजा पे जो अभी तक हम लोग की समझदारी है वो बहुत ही कचरी, अधकचरी, पुअर, और मैं सबको इसमें दोषी ठहराता हूं। जो हमारे वामपंथी हैं, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, सब उसमें जिम्मेदार है। अब उसकी वजह देखिए क्या, मैं अब आपको बता रहा हूं। उसकी वजह ये लोग समझ ही नहीं पाए। इजराइल के जो सबसे क्रूर जनरल है, देखिए जो क्रूर इंसान होता है वो क्रूरता करता है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं दिमाग भी होता है। वो गलत दिशा में चला गया, अलग बात है। अब गियोरा इलैंडी जो है वो इजराइल के एक्स जनरल है, जिन्होंने जनरल्स प्लान तैयार किया था जो बहुत ही ब्रूटल, जिसकी वजह से ये था कि नेत्जरीम कॉरिडोर और उत्तर गाजा पे इजराइल एक मॉडल बनाए, पूरी दुनिया को दिखाया कि रेजिस्टेंस फ्री जोन हमने बना दिया, पैलेस्टीनियन फ्री जोन हमने बना दिया, और उसको वो दिखाए दुनिया को। और सब लोग को पता है कि सीज फायर इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हीं 1.5 महीनों में हमास ने अपनी लड़ाई आगे बढ़ा दी, एग्रेसिव होकर अटैक करने लगा, जो इजराइल ने कभी उम्मीद नहीं की थी, और आईडीएफ ने हथियार डाल दिया, और इसीलिए ये समझौता हुआ। तो गेरो आइलैंड जैसा ब्रूटल आदमी, और मैं आपको ब्रूटल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जबलिया, ये जो नॉर्थ गाजा में अलग से एक अलग से नरसंहार हुआ। जो 50,000 करीब लोग मारे गए हैं, उसमें अलग से 5-7 हजार लोगों का बकायदा नरसंहार हुआ। पूरा 5 लाख लोगों को वहां से भगाने की कोशिश हुई, सब फेल। उसने लिखा, उसने कल लिखा, उसने जब ये बात आई कि इजराइल इस पे भी झुक रहा है, तो उसने कल लिखा, उसने कहा कि भाई ऐसा है, हम लोग से गलती होगी। क्या गलती होगी? गलती उसने कहा ये हो गया कि हमने हमास को संगठन समझ लिया, हमने हमास को एक आतंकवादी संगठन समझा। दरअसल वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो आईसिस या इस तरह की फोर्स नहीं है, वो तो, और वो एक सरकार है। हमको 7 अक्टूबर को हमास ने हम पे हमला नहीं किया था, हम पे गाजा की सरकार ने किया था। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने माना, अब ये पैलेस्टीनियन स्टेट के लोग नहीं मानते, लेकिन उसने तो मान लिया कि गाजा हो गया है पैलेस्टीनियन स्टेट एक तरह से। उसके शब्द हैं, शब्दशः मैं कह रहा हूं, उसने कहा कि ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती थी कि इसको मानना कि ये संगठन था, संगठन ऐसे नहीं लड़ता है। ये तो जैसे वियतनाम वॉर की सिचुएशन थी कि नॉर्थ वियतनाम अपने में स्वतंत्र देश था
और साउथ वियतनाम ने अपने को उससे अलग कर लिया था। नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट कंट्री था, उसने साउथ वियतनाम को अपने साथ मिलाया कि भाई, और अमेरिका ने अलग किया था उनको, कॉलोनियल पावर्स ने किया। उसने कहा नहीं, ये हमको एक करना है, और उसके खिलाफ अमेरिका की फौज पहुंची थी। 10 साल लड़ाई हुई थी, 58,000 अमेरिकन मारे गए थे, और साउथ वियतनाम अंतोगत्वा नॉर्थ वियतनाम से मिला। और वो ऐतिहासिक लड़ाई दुनिया की है। ये दूसरा वियतनाम हो रहा है जो अभी हो रहा है, और ये दुनिया में जो आखिरी कॉलोनियल पावर है इजराइल, जो आखिरी एक तरह से कॉलोनी है। सारी कॉलोनीज दुनिया में आजाद हो गई, लेकिन एक कॉलोनी बची है जिसका नाम फिलिस्तीन है। लेकिन उसको भी आजादी कैसे एक हद तक ले ली है हमास ने ऑलरेडी, ये इजराइल के जनरल ने कहा। अच्छा, दूसरी बात देखिए क्या है कि जो खासतौर पे जो तीसरी, चौथी और पांचवें जो एक्सचेंज हुआ, और फिर मैं याद दिला दूं कि 16 इजरायली छूटे हैं, 767 आज को छोड़ के 767 जो है फिलिस्तीनी छूटे। उसमें देखिए क्या हुआ कि जिस तरह से हमास ने छोड़ा, जो महिलाओं को छोड़ा, जो महिला सैनिकों को छोड़ा, एक बहुत बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो 4 महिला कैदियों को तीसरे दौर में छोड़ा था, मेरे ख्याल से ये 26 नहीं सॉरी सेकंड फेज में 26 जनवरी के आसपास, उसमें एक जो 4 महिलाएं थी उसमें मतलब भाई आईडीएफ की सोल्जर्स थी, वो जाहिर सी बात है मतलब अपनी तरह से खूबसूरत थी। उसके बाद जो आखिरी महिला है, जब वो जा रही है तो हमास के फाइटर की तरफ देख रही है, और ऐसी निगाहों से देख रही है जिसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, और वो हमास का फाइटर उसको पूरा इग्नोर कर रहा है, ऐसे सर कर ले रहा है। अब ये क्या है, ये देखिए एक साइकोलॉजिकल गेम था। लेकिन सवाल ये है कि साइकोलॉजिकल मतलब इसमें वो सब इश्क मोहब्बत की बात छोड़िए, जो लोग अड़ंगा उसका मतलब निकालते हैं। बात है कि पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल गेम था वो। लेकिन पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल गेम में आईडीएफ की महिला क्यों इन्वॉल्व हो गई? अगर वो नहीं देखती, अब आप सोचो उसका इतना असर पड़ा कि कितने वहां पर जो इजरायली सोसाइटी में ये हुआ कि बताओ, ये तो हम लोग की जो महिलाएं बाहर आ रही हैं वो हमास की गुणगान गा रही हैं, तो हुआ क्या ये क्यों हो रहा है? खासतौर पे महिलाएं, वो बार बार कहे जा रही, उनसे इतनी महिलाएं रिलीज हो चुकी हैं। सबसे इजराइल के लोग पूछते हैं कि आपके साथ बलात्कार हुआ, आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ, कोई महिला ऐसी एक नहीं मिली जिसने कहा कि हमारे साथ ये हुआ, बल्कि अच्छी बातें सब कही। हमारे संस्कार अच्छे हुए। हमारी एक माँ थी, उसकी बेटी जो नवंबर 2023 में रिलीज हुई थी, उसने कहा कि हमारी बेटी को कम से कम समझ में आया कि मतलब कि अपने जब तक पड़ोसी को खाना ना खिलाओ, पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, जो इस्लाम की टीचिंग है भाई सभी धर्मों में, सनातन धर्म में भी है कि भाई कोई भूखा ना सोए। तो ये चीज उसने वहां सीखी हमास की कैप्टिविटी में, ये नवंबर 2023 में जब छूटी थी। अब ये जो देखिए महिला ने मुड़ के देखा 26 जनवरी को, छोटी सी चीज है लेकिन इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरी बात, जो 26 जनवरी को और उसके बाद 30 जनवरी को और फिर फरवरी में जो बने, जो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फेजेस हुए, उसमें हमास ने जो स्टेज बनाया था, उस स्टेज से उसने मैसेजिंग दी। अच्छा, सबसे पहले देखिए क्या था, सबसे पहले जो स्टेज था ये 26 जनवरी वाला, इसमें जो 4 डिविजन, आर्मी डिविजन आईडीएफ की, जो बुरी तरीके से मार खा के गाजा से गई थी, उनके लोगोस डिस्प्ले थे, और हमास के फाइटर उनके ऊपर खड़े थे। यानी पूरा मैसेज था इजराइल को, देखो हम तुम्हें 4 लोगों को छोड़ रहे हैं, और ये 4 तुम्हारे डिवीजन इजराइल के गौरव कहे जाते थे, इनको हम पैरों तले रौंद रहे। और वो की थी 36 डिवीजन वॉल्केनो। इसने देखिए 15 जनवरी 2024 को ही विड्रॉ हो गई थी, क्योंकि इसको इतनी मार पड़ी थी। 36 डिवीजन वॉल्केनो, डिवीजन देखिए ब्रिगेड बटालियन से ऊपर होती है, डिवीजन में 25 से 30,000 सोल्जर्स, 4 डिवीजन यानी 1 लाख से ऊपर सोल्जर्स को वहां ह्यूमिलेट कैसे किया। 36 डिवीजन जो थी ये इतना मार खाई ये पहले ही 3 महीनों में कि 15 जनवरी 2024 को विड्रॉ कर ली गई। उसके बाद 98th डिवीजन फायर फॉर्मेशन, 36 डिवीजन का नाम था वॉल्केनो, 98th डिवीजन फायर फॉर्मेशन भी इसी तरीके से खान यूनिस की लड़ाई में फंस गई थी, और उसको भी इनको मई 2024 में विड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद 162nd डिवीजन आयरन स्टील, नाम देखिए आप, आयरन स्टील, और इसी में सब जो गिवाती और गोलानी वो सब है, वो सब ब्रिगेड्स है, तो वो इसी में आती है। तो 167 जो 162nd जो आयरन स्टील ब्रिगेड थी, इसमें जो इसको जो मार पड़ी,
इसको भी जुलाई 2024 तक विड्रॉ करना पड़ा। फिर जो गाजा डिवीजन फायरफॉक्स थी, इसको भी इसी तरीके से मार खानी पड़ी और इसको भी इजरायली फोर्सेस ने विड्रॉ किया। उसके बाद शिन बेत और यूनिट 8200 उसके भी लोगों थे, उसके ऊपर भी हमास के लोग खड़े थे। अब सोचिए क्या मैसेज गया इससे। जो पूरा मैसेज गया वो ये गया कि देखिए पैरों तले हमने रौंदा। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, ज्यादा खतरनाक। जो हमास ने अपने एक 30 जनवरी के दिन जो उसने एक वो किया था, जिसमें तीन इजरायली छोड़ते, उसमें एक वो महिला स्पेस साइंटिस्ट थी जिसके लिए बहुत ज्यादा नेतन्याहू परेशान था कि उसको छोड़ो उसको छोड़ो। तो जब उसको छोड़ा तो फिर से जो तीन उनकी, अब इस बार डिवीजन नहीं, जो तीन इनके जो इजराइल की शान कहे जाते हैं ब्रिगेड्स, किफिर ये गिवाती ब्रिगेड, किफिर ब्रिगेड, नहाल ब्रिगेड, इनके लोगो वहां लगाए हुए थे, लेकिन लोगों को पलट दिया था। जैसे गिवाती ब्रिगेड का जो लोगो है वो एक लोमड़ी का लोगो है, तो लोमड़ी तो दिखाई उसमें, लेकिन लोमड़ी के पीठ में छुरा भुका है, इस तरीके से उन्होंने दिखाया। किफिर ब्रिगेड का लोगो है वो एक डैगर है, मतलब एक चाकू है, वो उसको तो दिखाया, लेकिन वो चाकू इजरायली सोल्जर्स को मार रहा है, इस तरह से दिखाया। उसके बाद नहाल ब्रिगेड का जो लोगो है वो हसिया जो फसल काटता है, तो हसिया तो दिखाया, लेकिन वो फसल नहीं रहा है, वो इजरायली सोल्जर्स के सर काट रहा है। यानी पूरा इन लोगों ने इन्वर्ट कर दी मीनिंग, सारे जो सिंबल्स हैं उनकी मीनिंग इन्वर्ट करके डंके की चोट पे पूरी दबंगई से दुनिया को दिखाया कि ये देखो तुम्हारी सच्चाई है, यहां हम खड़े। और उसके बाद ये जो मैंने बताया, ये सेकेंड और थर्ड, और फिर फोर्थ और फिफ्थ में जो हमास ने, स्पेशली जो लास्ट हुआ था, जो आज सिक्स आप समझिए 15 फरवरी को सिक्स हुआ, जो लास्ट हुआ था, उसमें हमास ने अपनी फौज दिखाई। आप देखिए तो ऐसे देश था सामने और उसके चारों तरफ हमास मतलब उसने परेड कराई, लिटरली परेड थी वो। जैसे आप देखिए, और उस परेड में गिनना मुश्किल था कि वो 5,000 थी कि 10,000 थी कि 15,000 थी, पूरे एक बने। उसने क्यों परेड उसने इसलिए की, अच्छा उसमें साथ साथ उसके जो दो नए लीडर्स हैं, जो ये सिनवार और पुराने गार्ड के मारे जाने के बाद जो फैयाद हुसैन और मोहत्तर मोहजरी जैसे जो नए लीडर्स हैं, वो भी बाहर आए और पूरी परेड हुई। और पूरी परेड में दुनिया को यह दिखाया उसने, इसीलिए दिखाया था, अगर इजराइल धमकी देता है, या क्योंकि इजराइल तो आईडीएफ को भेजेगा ना, आईडीएफ को उसने दिखाया कि ये देखो फौज है हमारी, अगर दोबारा लड़ाई होती तो ये लड़ाई होगी तो हमारे पास इतने लोग हैं, तुम लोग तो जब पहली बार हमने इतनी बुरी तरह मारा तो दूसरी बार क्या होगा। अब तो हमारी जनता भी वापस पहुंच गई है, साउथ से नॉर्थ लोग पहुंच गए, और उसको लेके इजरायली एनालिस्ट हाय तौबा मचाए हुए हैं कि ये तो हमारी हार है, ये तो हमारी हार है, ये तो हमारी हार है। अब आप देखिए, अब कट टू आप इस पे आ जाइए, जो उन्होंने अपनी पावर दिखाई, जिस तरह से इजरायली आईडीएफ के सिंबल्स को ह्यूमिलेट किया, सब किया। उसके बाद अब आ जाइए, जब इन्होंने अभी मंडे को जब हमास ने कहा कि हम सैटरडे को, यानी आज हम जो 3 लोगों को रिलीज नहीं करेंगे, तब उसके ऊपर बवाल हुआ, सेना को तैयारी हुई। तो आईडीएफ के अंदर से आवाज आई, उसने कहा हम तैयारी नहीं है। एक तो सीरिया में भी आईडीएफ है, लेबनान में आईडीएफ है, अभी लेबनान में देखिए फिर 18 फरवरी तक एक्सटेंड हुआ था सीज फायर, अब वो कह रहे हैं 28 फरवरी तक करो, उसको लेके वहां जद्दोजहद चल रही है। अब यहां पर आईडीएफ ने कहा हम तैयारी नहीं, हम कैसे घुस जाएंगे, हमारे पास, आप जो मैंने बताया आपको, चारों जो डिवीजन है वो डिफीट होके आ गई, वो हार के आ गई, और उसके साथ साथ पूरी की पूरी जो इनकी ब्रिगेड्स है वो पूरी तरह से ह्यूमिलेट हो गई। बचा क्या है इजराइल के पास। तो ये जो स्थिति थी, इसको लेके नेतन्याहू झुका। और देखिए ट्रंप की यहां तक बात है, ट्रंप ने जो पहले भी डिस्प्लेसमेंट की बात कही थी, वो सीरियसली लेने वाली बात नहीं, क्योंकि ट्रंप देखिए अपने देश में डीप स्टेट से लड़ रहा है, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से लड़ रहा है, उसकी जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि उसको इतना परेशान किया इन लोगों ने, जो बाइडेन, बाराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जिसको मुस्लिम्स भी समझते थे कि वो उनकी प्रति सिंपैथेटिक है, बाद में सामने आया कि यही लोग असली कम्युनल है, असली फैसिस्ट है, इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम पूरी दुनिया में करवाया, उसके पीछे यही लोग है। पूरा जॉर्ज बुश का नियोकॉन एजेंडा हिलरी क्लिंटन, बाराक ओबामा और बाइडेन ने अपना लिया था, और इन लोगों ने ही देखिए गद्दाफी को मारा, इन्होंने ही सीरियन सिविल वॉर कराई, इन्हीं लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो और ये मतलब इजराइल को पूरी तरह से आगे बढ़ा। अभी जो युद्ध हुआ उसमें बाइडेन ने कितनी मदद की इजराइल की, उसके मुकाबले ट्रंप तो नेतन्याहू वहां बैठा रह गया, ट्रंप उससे मिलने नहीं आया, एक दिन बस मिला,
और बाकी में नेतन्याहू, आपको पता है जो अभी वॉशिंगटन नेतन्याहू गया था, उसको इतनी ह्यूमिलेशन हुई, बाइडेन को फोन नहीं कर पाया वो कि ट्रंप नाराज हो जाएगा। इजरायली लॉबी से नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पर ट्रंप नाराज है ज्यूज से, क्योंकि ज्यूज ने 80% जो है वोट बाइडेन को दिया और मुस्लिम्स ने लास्ट मिनट में अपना वोट स्विच करके ट्रंप को दिया। तो ट्रंप का एक नेचुरल सिंपैथी हो गई है मुस्लिम्स के साथ, जो अभी दिख नहीं रही है, लेकिन वो अपने बयानों में कह रहा है, वो ऐसे बयान देगा, जब भी आप मिडिल ईस्ट के बारे में बात करिए या वेस्ट एशिया के बारे में, गाजा के बारे में, तो ऐसे वो बयान देगा जो इजरायलियों को भी खुश करेंगे, लेकिन वो इतने वेग होंगे। अब देखिए, अब आप ये बताइए, ट्रंप के जितने भी बयान आए कि पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करेंगे, या मंडे को बयान आया कि अगर शनिवार को आप रिलीज नहीं करेंगे तो हम कहर ढा देंगे, इससे क्या हो? इससे जो अरब देश हमास के थोड़ा खिलाफ थे कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड की फोर्स है, ईरान के साथ इसके रिश्ते हैं, तो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, तमाम लोग, ये लोग जो इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन भी चाहते हैं। इजिप्ट की तो संधि भी हो गई, जॉर्डन की संधि भी हो गई, सऊदी अरेबिया की नहीं हुई है, जब तक होती तब तक 7 अक्टूबर हो गया। अब इन देशों ने क्या किया, ये और मजबूती से हमास के पीछे खड़े हो गए। इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि ये कैसे मान लें कि पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस किया जाए। ट्रंप के बयान से जो सबसे बड़ी बात हुई है कि पैलेस्टीनियन कॉज फिर से बड़े लेवल पे पॉलिटिकली जिंदा हो गया, और वो अब जितने भी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है वो यूनाइट हो गया है कि फिलिस्तीन तो यहां से एक कदम नहीं हिलेंगे, यही फिलिस्तीनी राज्य बनेगा। तो ये देखिए पूरी कहानी है। आज मैं बता दूं आपको कि 3 इजरायली कैदी जो छूटे, उसके मुकाबले 369 यानी 369 फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स छूटे, जिसमें 36 ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा थी, और एक उम्र कैद नहीं, 16 बार 17 बार, मतलब जो इजराइल का सिस्टम है कि करीब 10-10 बार की उम्र कैद, मतलब कभी आदमी वही ना, तो वो और प्लस जो दूसरी बात की 333 ऐसे लोग छूटे हैं जो 7 अक्टूबर के बाद गाजा के लोग जबरदस्ती उठाए गए थे और उनको टॉर्चर किया गया था। तो 7 अक्टूबर के बाद गाजा के लोग 333 वो छूटे, और ये जो उम्र कैद जो काट रहे सैनिक हैं वो पूरी तरह से छूट गए। तो देखिए हमास की चित भी पट गई। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए और इतनी विस्तार के साथ इस महत्वपूर्ण बिंदु को और महत्वपूर्ण दिन के बारे में एनालाइज करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।